हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जेई मेंस का देखा होगा 2025 का पेपर, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट का पेपर डिस्कस किया था। मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2025 में जितने भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे क्वेश्चंस, है ना। और टोटल जो भी क्वेश्चंस हैं आप देखो और ये आइडिया लगाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है ना, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। जिसे आप देख पा रहे हो, मेरा नाम है विकास कुमार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके देखिए, ओके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट वोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। आप जब क्वेश्चन करो ना तो इस तरीके से अंडरलाइन कर लिया करो इंपॉर्टेंट बात। फर्स्ट वोर ऑर्बिट है, किसका है? हाइड्रोजन एटम। उसका एनर्जी आपको दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट वोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे के रखा है। आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be+3 कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो अंडरलाइन अगर हमने कर लिया तो अपने को पता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं बनता। क्या है? एनर्जी फर्स्ट वोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम कितना? -13.6। अपने को एनर्जी बताना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसका? B+3 का। बाकी क्वेश्चन पढ़ के करना ही क्या है, मेन चीज तो अंडरलाइन हो ही गया इधर, है ना। तो आपको पता है कि E1/E2 आपने पढ़ा होगा कि E = होता है -13.6 Z²/n², है ना। तो वहां से अगर रिलेशन लगाया जाए E1/E2 = क्या होगा? Z1² इंटू N2² ठीक है। आप चाहो तो आप हाइड्रोजन एटम को 1 मान लो और Be+3 को 2 मान लो, है ना, और वैल्यू पुट करो। तो एनर्जी किसका? 1 मतलब हाइड्रोजन का कितना है? -13.6। एनर्जी पूछ रहा है किसका? B+3 का। तो इधर E2 ही हम निकालते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। Z1 मतलब किसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1² Z2 मतलब क्या? Be का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर इंटू N2 मतलब किसका ऑर्बिट नंबर? Be का ऑर्बिट नंबर क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? ऑर्बिट नंबर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। N1 मतलब क्या? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या? 1 का स्क्वायर। सब कुछ आपको पता है, यहां से E2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो E2 = आपका आ जाएगा -13.6 इंटू 4, ये वाला वैल्यू होगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब कि E2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 54। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां से पता चल रहा है अपने को कि एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो फॉर्मूला है वो कहां से आता है? तो वोर्स एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा होगा, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, है ना। तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन एटम। मतलब कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नॉट इन एग्रीमेंट विथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मतलब बोर मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दोनों के बारे में यहां कुछ बातें बोली गई है, और बोल रहा है कौन से पॉइंट पर ABCD, कौन से पॉइंट पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मतलब ये कौन सा पॉइंट है जहां पर इन दोनों में, मतलब बोर ने बोला और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वो नहीं है, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कुछ और बोला, बोर मॉडल में कुछ और बोला, है ना। तो सेम बात कौन से पॉइंट में नहीं बोला गया है। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर A। एन एटम इन अ स्टेशनरी स्टेट
डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज स्टेट्स इन सेम स्टेट। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों का ही एग्रीमेंट है कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट पे रहेगा, वो अपना ऑर्बिट अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। तो इसमें तो दोनों का एग्रीमेंट था। An atom can take only certain distinct energy E1, E2, E3, etc. These allowed state of constant energy are called stationary state of atom। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी सही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पर है, दूसरा सेकंड ऑर्बिट पर, तीसरा थर्ड ऑर्बिट पर है, तो उसको हम E1, E2, E3 करके बुलाते हैं। तो ऑर्बिट का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि उस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा तब तक उसके एनर्जी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। When electron makes a transition, अब देखिए क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, तो अच्छा यहां पर बोल ही दिया है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट पर आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट पर रहता है तो उसके पास एनर्जी क्या रहता है, ज्यादा, लोअर ऑर्बिट पर उसका एनर्जी क्या होता है, कम। तो अगर वो हायर से लोअर पे आएगा तो मतलब उसको अपना एनर्जी कम करना होगा, और कम करने के लिए वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, एमिट करेगा। यही बात बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स स्टेशनरी स्टेट्स मूव इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। देखो इसमें बोर ने तो बोला था कि भैया ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा इन अ स्फेरिकल पाथ। बिल्कुल सही बात है, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बोला गया था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता जाएगा, कम। तो इस बात पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोर मॉडल का एग्रीमेंट नहीं था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब करेक्ट आंसर ये 3 नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये है ना। बोर ने बोला था स्फेरिकल पाथ में घूमेगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोला था कि 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं भी हो सकता है ना। जितना पास होगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता जाएगा। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को, आइए देखते हैं। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स लार्जर देन फर्स्ट ऑर्बिट। क्या ये सही है? तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो और बात किसका हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम का ही बात हो रहा है। हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस को कंपेयर करा जा रहा है। तो हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 ही रहेगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एन स्क्वायर। जेड तो सबके लिए क्या है, सेम ही है। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में अगर हम सोचें तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट R3 इज 9 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इधर लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू n, मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, तो यहां पर 3 होगा तो क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल टू क्या हो गया 9R1, क्या है 9 टाइम्स लार्जर है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट है बट अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट, तो R8 लिख देते हैं इधर, इज 4 टाइम्स लार्जर देन 8th ऑर्बिट, 4 टाइम्स लार्जर देन 4th। तो इधर R4 लिख देते हैं। ये हो गया n स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो R8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 64, ये हो गया 16, 4 से कैंसिल हुआ, तो 4R4, 4 टाइम्स लार्जर। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर सी।
तो यहीं पे देख लेते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। स्टेटमेंट नंबर सी देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, तो R6 इज 3 टाइम्स लार्जर देन फोर्थ ऑर्बिट R4। क्या ऐसा होगा? ये होगा 6 का स्क्वायर, ये होगा 4 का स्क्वायर, तो R6 इज इक्वल टू 36/16, मतलब ये हो गया 9/4 R4। तो ये बोल रहा है 3 टाइम्स लार्जर, लेकिन ये 3 टाइम्स लार्जर नहीं, 2 पॉइंट समथिंग लार्जर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि अपने से इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो अगर हम इन सब को मिटाएं तो हम अपना करेक्ट आंसर पे टिक लगाएं, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो R4 बाय किससे? R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो R4 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 16, ये हो गया 4R2 4 टाइम्स होगा। ये देखिए 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही है, गलत होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपसे बोल रहा है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, कौन सा ग्राफ में E वर्सेस Z का मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है? कांस्टेंट n, फॉर अ कांस्टेंट n। E यहां पर आपका है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, Z है एटॉमिक नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, देखिए आपको ये बात अच्छे से पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6 Z² बाई n²। इसको आप ऐसे लिख लो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Z² के, है ना। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? Z² के। तो एनर्जी है आपका y एक्सिस में, तो इसको लिखो y इज इक्वल टू क्या हो गया? kx², है ना। एक प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो कांस्टेंट आएगा k, और इधर हमारा z पे क्या है? x, z पे क्या है? x, तो z को हमने x लिखा, स्क्वायर है तो x²। तो y इज इक्वल टू kx² का ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला। तो यहां पर हमारा ग्राफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ये वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ये भी क्या रहेगा? माइनस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हीट ट्रांजिशन ऑफ अ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दे के रखा है कितना? 900 mm। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। मतलब वेवलेंथ आपको 900 नैनोमीटर दिया है, बोल रहा है किस ट्रांजिशन में, हाइयर से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, किस ट्रांजिशन में वेवलेंथ आपका 900 mm आएगा। तो आपको पता है, फॉर्मूला आपके पास है, रिडवर्क कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, R(Z²) 1/n1² माइनस 1/n2², है ना। इसको आप R को इधर कर लो तो 1/λ इंटू R, ये हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू कितना हुआ? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1/n1² माइनस 1/n2², है ना, 1/n2²। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 1/λ का वैल्यू कितना है? 900 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 900 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -5। और R का वैल्यू आपके क्वेश्चन में, सॉरी, इसको नैनोमीटर था ना, तो सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया, तो 10 to -5 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपका हो गया 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 1/n1² माइनस 1/n2² इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना।
एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, इधर 9 है, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, है ना। ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻, हाँ ओके फाइन गुड। तो ये 1/n1² माइनस 1/n2² का वैल्यू कितना आया, 1/9। तो भाई n1 और n2 का वैल्यू क्या रखोगे, अगर n1 का वैल्यू आप रख दो 3 और n2 का वैल्यू रख दो इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/9। तो हमारा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, और ये कौन सा सीरीज हो गया, पाश्चन सीरीज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। हमें वेवलेंथ दे के रखा था, हमने n1 n2 निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इजी क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आपको पता लगाना है। आपको क्या पता लगाना है, रेडियस पता लगाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। A0 दे दिया गया है फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ये दे दिया गया है। तो फिर से आइए वही फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियस ऑफ हीलियम आयन बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या था, n²/z, है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² के था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल z के था, तो ये हो गया n ऑफ He प्लस का स्क्वायर बाय n ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर इनटू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो z ऑफ हाइड्रोजन बाय z ऑफ He प्लस। इसको सॉल्व करिए तो RHE प्लस बाई RH इज इक्वल टू, अच्छा RH रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दे दिया गया है आपको A0, तो यहां पर A0 लिख दो। नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ He प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बाय हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है फर्स्ट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इनटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ He2। इसको सॉल्व करिए तो आपका क्या गया, यहां से आप रेडियस ऑफ He प्लस निकालो, रेडियस ऑफ He प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से गया 2 बचा 2A0, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2A0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दे के रखा है। आइए पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट, आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। It is impossible to specify simultaneously with arbitrary precision both the linear momentum and the position of particle। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने यही पढ़ा था कि किसी भी, है ना, यहां पर बोल रहा है आपको कि कोई भी पार्टिकल का, उसमें पढ़े थे, किसी भी पार्टिकल का एट द सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन मेजर नहीं किया जा सकता है, वही यहां बोला गया है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही। स्टेटमेंट नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वल है, तो बताइए अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, क्या ये ग्रेटर देन √h/π इंटू 1/2m होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो सेम क्वेश्चन क्लास में भी करवाया गया है ना। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन मतलब डेल्टा x एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा p, ये दोनों क्या बोला गया है, इक्वल है, तो आपको डेल्टा v का वैल्यू निकालना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, है ना। अब ये दोनों इक्वल है तो इसको डेल्टा p का स्क्वायर बोल देते हैं,
ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 हो गया, है ना। तो यहां से डेल्टा पी जो आया वो क्या आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर दिस, तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया h/पाई, ठीक है। 1/2 रूट अंडर h/पाई। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है m डेल्टा वी। तो ये m डेल्टा वी लिख दो, ये 1/2 लिखो, ये h/पाई लिखो। बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उड़ के चला गया उधर, तो ये ध्यान रखिएगा। ओहो, ये क्या हो गया, रूट अंडर h/पाई, है ना। हमसे क्या पूछा था, डेल्टा वी, तो क्या डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/m, इधर कर दो 2m रूट अंडर h/पाई, नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, दूसरा यहां पर आपको हाइजेनबर्ग के फॉर्मूला से ही करके दिखा दिया गया है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेडियस ऑफ ए नॉट इज डिनोटेड एज, ए नॉट जो है वो डिनोटेड एज वोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी। Then what is the de Broglie wavelength lambda of electron present in second orbit of hydrogen atom, है ना। आपको A नॉट दे दिया गया है, A नॉट है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। Then what is the de Broglie wavelength lambda, lambda पूछा है, de Broglie wavelength कौन से ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर हम ये पता लगाएं कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात हो रहा है ना, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट है, तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या, ए नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कितना 4a नॉट, राइट। और हम जानते हैं कि 2πr इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, है ना। हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ा था 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। अब 2πr की जगह पर आप ये पुट कर दो ना, 4a नॉट इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा निकालो, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 पाई a नॉट डिवाइडेड बाई n। अब इससे इजी क्वेश्चन तुम ढूंढोगे तो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, वेरी इजी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मतलब 9 बोलो या जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। आइए, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p5, यही होगा ना कॉन्फ़िगरेशन। ओके, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है, इस s में भी एक ऑर्बिटल, और p में 3 ऑर्बिटल। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक s का वैल्यू +½ तो दूसरे का -½ ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। 5 है तो हुंस रूल फॉलो करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब उसमें पेयरिंग करा जाएगा। ओके, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच s का वैल्यू +½ है और 4 इलेक्ट्रॉन फॉर विच s का वैल्यू -½ है। तो आप खुद बताओ s का वैल्यू +½ कितनों का है, तो 1 2 3 4 5, 1 2, ऊपर वाला एरो को +½ मान लें तो 1 2 3 4 5, मतलब s का वैल्यू +½ है, तो उसके लिए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां भी बोला, सही है।
और 4 इलेक्ट्रॉन जिसका s का वैल्यू -1/2 है, तो नीचे वाला एरो हो गया आपका -1/2। तो 1 2 3 4 ये और ये था जिसका s का वैल्यू क्या था +1/2, और ये एंड ये, इसके लिए s का वैल्यू क्या है -1/2। तो डॉट ही काउंट कर लो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। पिंक वाला डॉट कितना है 1 2 3 4 5, सही है। व्हाइट वाला डॉट 1 2 3 4, सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा बी, स्टेटमेंट नंबर बी पढ़िए। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 2pz ऑर्बिटल। अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल है p का, इसमें एक का नाम है 2px, दूसरे का 2py, तीसरे का 2pz। अब ये तीनों में से किसी का भी आप नाम 2px 2py 2pz रख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इसका नाम 2px होगा, इसका नाम 2px रखो, 2py रखो, 2pz रखो, इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो ये बोल रहा है 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा मर्जी हुआ इस ऑर्बिटल को क्या बोल दिए, कौन सा 2pz बोल दिए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया गलत। स्टेटमेंट नंबर सी पढ़िए। द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू ऑर्बिटल विथ n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया है, और 2p के लिए n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू कितना 1। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको एंगुलर नोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंगुलर नोड इज इक्वल टू कितना होता है L, है ना। अब ये है S, ये है S, तो इसके लिए L का वैल्यू कितना 0, इसके लिए L का वैल्यू कितना 0, इसके लिए ये 2p है तो इसके लिए L का वैल्यू 1, इसके लिए L का वैल्यू 1, इसके लिए L का वैल्यू 1। तो क्या बोला है, सम ऑफ एंगुलर नोड, सम ऑफ एंगुलर नोड 1 है क्या, नहीं 1 2 3 3 है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है गलत। तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या हो गया A एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में टफ क्वेश्चन बनता कहां है, इजी क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबसेल इज ड्यू टू। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हाफ फील्ड हम बोलते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होता है हमारा ज्यादा स्टेबल, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का पहला रीजन आपका है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन यही है ना। तो पहला रीजन आप यही लिखोगे कि पहला रीजन, यहां पे मान लीजिए आपने याद करने के लिए नोट्स बना लेना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रीजन है आपका लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो दूसरा रीजन ये है, एनर्जी का एक्सचेंज ज्यादा हो सकता है। दूसरा रीजन आप ये लिख देना, नोट्स बना लीजिए, याद रखिएगा। तीसरा है स्मॉलर कुलम्बिक रिपल्सन, स्मॉलर कुलम्बिक रिपल्सन, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 जो होता है वो होता है स्मॉलर सील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर सील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर, ये चौथा रीजन है। तो इसमें फर्स्ट ये 3 रीजन तो सही बोला है ना। अच्छा, रिलेटिव स्मॉलर सील्डिंग, अच्छा ये भी तो बोल दिया, बेकार में लिखा। तो ये 4 रीजन होता है। 5वां रीजन ये गलत है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, नो ये गलत है, ये रीजन नहीं होता। तो ये 4 रीजन है जिस वजह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ABDE, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अगर आपको याद होगा ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। इसका आइए लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या 4s2 एंड 3d1 लिखेंगे,
नो, हम क्या लिखेंगे 3d5 4s1, है ना। कायदे से होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन हाफ फील्ड जो अभी अभी पढ़े, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका हो जाएगा 4s, ये भी हाफ फील्ड हो गया स्टेबल, ये भी हाफ फील्ड हो गया, दोनों स्टेबल, दोनों अपनी जिंदगी में खुश है। अच्छा, यहां पर बोल रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का एल का वैल्यू 1 है और कितने इलेक्ट्रॉन का एल का वैल्यू 2 है। एल का वैल्यू 1 मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, पी का। एल का वैल्यू 2 मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, डी का। तो भाई काउंट कर लो ना, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 6 12, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 12, डी में कितना है, डी में कितना है 5, तो 12 एंड 5। माय गॉड, क्या इतना इजी क्वेश्चन आया है जेई में। लकी हैं वो जिनको ये क्वेश्चन मिला है। होपफुली आप भी इतने लकी हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। वैसे लकी क्या होता है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप लकी ही लकी हो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाओ एग्जाम दो टेंशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect. Bohr's radius is represented by a0. Okay. बोल रहा है which of the following about an electron occupying first orbit of hydrogen atom is incorrect. इसके ऊपर फोकस रखिएगा, गड़बड़ी कर देते हैं लोग। इनकरेक्ट आपको पता लगाना है, ना कि करेक्ट। आइए ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बता रहे थे हम आपको कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसा है क्या, क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2a0 के डिस्टेंस पे मिलेगा क्या? अरे भैया, अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिल सकता है। 2a0 तक मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। करेक्ट ही तो पूछ रहा था। एक सेकेंड। कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0, अच्छा ये बोल रहा है, एक सेकेंड थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो गया। बोल रहा है कि क्या 2a0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा न्यूक्लियस से। मान लो ये 2a0 डिस्टेंस पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, मिलने का तो पूरा इनफाइनाइट तक मिलेगा, 2a0 तक क्या हर जगह मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेरे को लगा था यहाँ पे बोला है सिर्फ यही मिलेगा, सिर्फ अगर होता तो गलत हो जाता। बोला है 2a0 पे मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। 2a0 क्या 3a0 पे भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। बिल्कुल s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a0। ये देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a0। ऐसा है क्या भाई? अगर ये न्यूक्लियस है तो यहां पर जितना दूर होते जाओगे एनर्जी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एनर्जी ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो उसका एनर्जी फिर अब इसका एनर्जी ज्यादा हो गया। उसी तरीके से जितना दूर होते जाएंगे एनर्जी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, क्या a0 के डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा? बिल्कुल नहीं, एनर्जी इज मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम ये बोलेंगे। हमारा ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट यही है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p ऑर्बिटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन माय डियर। तो आप किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं ले सकते हो।
आईआईटी जेई के नाम से खाली आप ये सोच लो कि क्वेश्चन टफ होगा, तो वो बात नहीं है भाई। ये देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, पढ़ा था ना, पुट कर दो ना भाई। 2s के लिए 2s के लिए l का वैल्यू क्या होगा 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0, l का वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो ये 0 हो गया। और 2p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1, ये हो गया 1 + 1 2, 2 × 1 2, तो √2 h बाई 2 पाई। ये देखो आंसर इधर दिख रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन ऐसा देखा गया कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी जेई में आता है, तो अच्छे से फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर 1 डिस्क्राइब 1 नहीं, चलिए एल है, L describe the shape of orbital occupied by the electron। बिल्कुल, S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, L का डम्बल होता है, D का डबल डम्बल होता है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये L ही तो डिसाइड कर रहा है, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी बोलते हैं, तो ये सही है, ट्रू पूछ रहा है। ओके, तो A तो सही है भाई, तो ये दोनों तो ना होगा। अब बचा बी और डी, आगे बढ़ते हैं। इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ 2px, बिल्कुल ये डबल ये सॉरी p है, p के बारे में बात कर रहा है, तो 2px के बारे में बात कर रहा है, तो p का शेप कैसा होता है डम्बल, और x के अलोंग है, तो ये बाउंड्री सरफेस है, ये क्या एक्चुअली ये ऑर्बिटल का शेप है ना। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है डम्बल शेप होता है, वही यहाँ पे बना के दिया है। और ऑर्बिटल के बारे में क्या जानते हैं, ये एक बाउंड्री सरफेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या है मैक्सिमम, तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ऑफ 2px, ये भी हमारा क्या है सही, तो ए और बी तो सही, तो भाई ए बी, चलो ठीक है, सी भी चेक कर लेते हैं। प्लस एंड माइनस साइन इन वेव फंक्शन ऑफ 2px ऑर्बिटल रेफर्स टू चार्ज, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लस एंड माइनस इन 2px ऑर्बिटल ये साइन को बताता है, मतलब फेज को बताता है, चार्ज के बारे में ये नहीं बताता है, तो ये आपका गलत हो गया, तो ए बी डी तो है ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो वेव फंक्शन ऑफ 2px ऑर्बिटल इज 0 एवरीवेयर इन एक्स वाई प्लेन, क्या बात करते हो, वे अगर 2px का बात कर रहे हैं तो ये ऑर्बिटल तो एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होंगे मैक्सिमम, किधर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मिनिमम होंगे, ऑर्बिटल इज 0, कहां 0 होंगे, तो x में है, तो yz में 0 होंगे ना, xy में थोड़ी ना 0 होगा, तो 0 किस में होगा yz में, यहां बोल रहा है xy में 0 होगा। अगर बात कर रहा है 2px का, तो x और x एक्सिस के लॉन्ग, तो जैसे ये x एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन है ना, किधर नहीं है y और z के अलॉन्ग नहीं है, तो y z के अलॉन्ग 0 होगा, x y के अलॉन्ग 0 नहीं होगा, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं ये सोच के कि इसने तो बोला है कि भाई कौन से सब सेल का एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि कौन से सब सेल का एनर्जी ज्यादा होगा, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन हमने ये बात किया है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल डिफरेंट होता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन एटम है उसके लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल डिफरेंट होता है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए बात अगर कर रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एनर्जी ऑफ सब सेल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब n का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा उसमें एनर्जी क्या होगा ज्यादा। अब यहाँ n का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये सही है।
है ना, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है एनर्जी भी बढ़ रहा है। यहाँ 1 से 2 का ज्यादा है, सही। अब यहाँ पे भी n का वैल्यू 2 है तो 2s 2p में ज्यादा होगा, 3 सॉरी इक्वल होगा। 3 यहाँ आ गया तो इसका ज्यादा होगा और 3s 3p में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी सही है। यहाँ देखो 1 2 2, अब यहाँ पर तो इक्वल होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू इन दोनों में इक्वल है, इन दोनों में भी इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। सेम 1s 2s यहाँ तक सही है, फिर 3 आना चाहिए था, फिर 4 आना चाहिए था, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय द 3 क्वांटम नंबर विल हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसमें सेम एनर्जी होगा, ओके तो ऑर्बिटल का नाम लिखो। ये है n1 l0, तो ये कौन सा हो गया, ये 1s हो गया। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 2p हो गया। ये हो गया क्या, 3d spd, है ना, d l2 है तो 3d हो गया। ये क्या हो गया, 2s, l का वैल्यू 0 है, और ये हो गया आपका अगेन 3d। तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो 3d जो होगा उसका एनर्जी क्या होगा, सेम। ये क्या कहलाता है, डी जनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो 3d मतलब d और e, इसका एनर्जी क्या होगा, सेम। यही पूछा है ना, कौन से ऑर्बिटल का विल हैव द सेम एनर्जी, किसका एनर्जी सेम होगा, तो दी 3d का एनर्जी सेम होगा। क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी, किसमें एनर्जी सबसे कम है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है, अगेन ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करा तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर करता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 3। लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी किसमें होगा, 3d 3p 3d जेड स्क्वायर। इन तीनों में एनर्जी सेम होगा भाई, क्योंकि इन तीनों का n का वैल्यू क्या है, सेम, और 4s और 4pz इन दोनों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अब क्योंकि इसका और इसका n का वैल्यू ज्यादा है तो इन दोनों का एनर्जी ज्यादा होगा इन तीनों से। तो कम एनर्जी किसका है, बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर अगर आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी ही बन जाता है हमेशा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज गिवन बाय n स्क्वायर। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला ही क्या है, n स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। फॉर एनी सब सेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय -l2 + l इंक्लूडिंग 0। l का वैल्यू कहां से कहां, m का वैल्यू, अब क्या बोल रहा है, ओरिएंटेशन मतलब m का वैल्यू पूछ रहा है। m याद करिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब m का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, तो -l2 + l इंक्लूडिंग 0। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर 2px 2py ट्रांजिशन। ऑब्जर्व फॉर 2px एंड 2py ट्रांजिशन। 2px और 2py ट्रांजिशन में क्या कोई स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, कि 2px और 2py में एनर्जी क्या है, सेम है। तो जब एनर्जी सेम है तो जब उसमें ट्रांजिशन हो रहा है तो ना एनर्जी का कोई रिलीज होगा ना एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, तो यहां पर आपको कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भैया हम बोलेंगे 2px एंड 2py हैव सेम एनर्जी, सो नो स्पेक्ट्रल लाइन। और स्टेटमेंट 2 का बात करें
तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बोल रहा है स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। 2px and 2py are degenerated orbital. In light of the above statement, choose the 2px and 2py are degenerated orbital. यही तो बात कर रहे थे, इन दोनों का एनर्जी सेम है। अब एनर्जी जिसका सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो इन दोनों का एनर्जी सेम होगा। अब इन तो ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, खत्म। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां से आपको पता क्या चलता है माय डियर, यहां से ये पता चलता है, अगर हम एक बार आपको चैप्टर के बारे में बात करके बता दें, देखिए कि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आपका बोर्ड्स एटॉमिक और एटॉमिक मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एनर्जी से रिलेटेड हो या फिर रेडियस से रिलेटेड हो, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, जैसे ये रेडियस से रिलेटेड है, ये आपका हो गया, ये भी यहाँ पे भी देखो वोर मॉडल, ये तो 3 क्वेश्चन तो लगातार वोर मॉडल, एक अगेन ये क्वेश्चन भी वोर मॉडल का ही है। उसके बाद देखो ये रिडवर्क कांस्टेंट का क्वेश्चन है ना, अगेन वोर मॉडल का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर से ये डी ब्रॉगली। उसके बाद यहाँ पर ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है, उसके बाद ये भी आपका क्वांटम नंबर, ये सब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ये आपका क्या है, ओके यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि 1s ऑर्बिटल में, यहाँ पे पूछ रहा है कि एनर्जी किसमें कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बोला गया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये अगेन आपका क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन है। ये अगेन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां से आपको ये पता चलता है, जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी किया और आपने देखा, कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो 2025 में जो मेन फोकस किया गया है वो है बोर एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। बोर एटॉमिक मॉडल में जो फॉर्मूला है रेडियस एनर्जी का, उसके ऊपर फोकस करा गया है ना। डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, क्वांटम नंबर से तो भर भर के क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब पढ़ के जाइए अच्छे से, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पीरियोडिक टेबल का। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।